Good evening, Rolly. Good evening, Edits. चलिए भैया स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमने विक्टोरियन एज पोइट्री पढ़ना स्टार्ट किया था आपके सिलेबस का। पहले एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। तो हमने विक्टोरियन पोइट्री स्टार्ट किया था, जो है लेक्चर नंबर 7 जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। और विक्टोरियन पोइट्री को स्टार्ट करने से पहले हमने सिर्फ विक्टोरियन एज का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था, ठीक है, जिसमें हमने सोसाइटी को समझा था कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, क्लास स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था, मोरालिटी और उनकी वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा था, एजुकेशन रिफॉर्म के बारे में पढ़ा था। फिर पॉलिटिक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से वहाँ पर मोनार्किल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की काम कर रही थी, ठीक है। कॉलोनियल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था, कितने देशों को उन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ था। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब यहीं से आगे हमें मूवमेंट्स पढ़े थे हमने कि सोशल और लेबर मूवमेंट्स हुए, मजदूरों के अधिकार मांगे गए, वुमेंस राइट्स के बारे में बातें हुई और गुलामी को ख़त्म किया गया, कुछ धार्मिक मूवमेंट चले, ठीक है। अब समाज का एक खाका आपके मन में जो है वो खिंच गया था कि अच्छा समाज कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा था विक्टोरियन एज में। अब समाज जैसे काम करता है उसका सीधा असर लिटरेचर पर पड़ता है। तो अब समाज आपने पढ़ लिया, अब उसका असर पोइट्री पर कैसे हुआ है वो पढ़ लेते हैं। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं विक्टोरियन एज पोइट्री। अब इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, गौर से सुनिएगा, ठीक है। The Victorian era marked by Queen Victoria's reign, जो विक्टोरियन एरा है 1837 से 1901 तक, जो मार्क करते हम जब क्वीन विक्टोरिया का राज्य रहा, वॉज अ पीरियड ऑफ प्रोफाउंड चेंज। ये बहुत ही बड़े बदलाव और विकास का पीरियड माना जाता है इंग्लिश पोइट्री में। विक्टोरियन पोइट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डाइवर्सिटी इन थीम्स। विक्टोरियन पोइट्री को आप जानते हैं कि एक तो थीम्स में बड़ी डाइवर्सिटी देखने को मिली, कवियों ने अलग अलग थीम्स पर लिखा, ठीक है, उसको डाइवर्सिफाई किया कविताओं को, ठीक है, विविधताएं देखने को मिली, स्टाइल्स बहुत सारे आए नए, ठीक है, और फॉर्म्स, बहुत अलग अलग फॉर्म्स में कविताएं लिखी गई, रिफ्लेक्टिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द एज। ये सारी बातें इस बात को रिफ्लेक्ट करती हैं कि ये एज ही कॉम्प्लेक्स है, तो जो कविताएं हैं वो भी कॉम्प्लेक्स होंगी। विच इंक्लूडेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और कॉम्प्लेक्सिटीज इस एज की क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हुए और सोशल रिफॉर्म्स हुए, ठीक है। अब विक्टोरियन पोइट्री के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं और उनको पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनिए। मोरल एंड सोशल कंसर्न्स। सबसे पहली बात, हमने कल भी आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में कि विक्टोरियन सोसाइटी वैल्यूज़ एंड मोरल्स को लेकर बहुत ज़्यादा अडेयर थी कि भैया हमारे मूल्य जो हैं उनके साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे, उनके साथ समझौता नहीं करेंगे। विक्टोरियन पोएट्स ऑफन एड्रेस सोशल एंड मोरल इश्यूज। विक्टोरियन पोएट्स जो हैं वो प्रायः अपनी कविताओं में सामाजिक और नैतिक मुद्दों को उठाया करते थे अपने ज़माने के, इंक्लूडिंग द स्ट्रगल्स ऑफ द पुअर, जिसमें गरीबों के संघर्ष शामिल हैं, कंडीशन ऑफ द वुमेन, महिलाओं की स्थिति शामिल है, और इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और औद्योगिकीकरण का जो इम्पैक्ट है समाज के ऊपर वो शामिल है। तो इन मुद्दों के ऊपर बहुत सारी कविताएं कवि लिखा करते थे।
एग्जाम्पल देख लेते हैं इस बात का। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की एक पोयम है द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन, हाईलाइट्स द प्लाइट ऑफ चाइल्ड लेबरर्स। इस कविता में आपको जो बाल मजदूर हैं, चाइल्ड लेबरर्स हैं, उनकी पीड़ा देखने को मिलेगी। दूसरा की कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरेस्ट इन नेचर इन द पास्ट। विक्टोरियन एज के कवियों को नेचर और पास्ट में बड़ा इंटरेस्ट था। वाइल रोमांटिक पोएट सेलिब्रेटेड नेचर्स ब्यूटी, अब हम सब जानते हैं कि जो रोमांटिक पोएट हैं, जो इनसे पहले वाले इनके जो पूर्वज हैं, वो नेचर की ब्यूटी और सबलाइम एस्पेक्ट्स के ऊपर बड़ा लिखते थे भैया। विक्टोरियन पोएट्स ऑफन डेपिक्टेड नेचर, विक्टोरियन पोएट्स भी नेचर को डेपिक्ट करते थे, लेकिन वो नेचर को डेपिक्ट करते थे एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ओन इनर टर्मोइल। उन्हें लगता था कि नेचर हमारे अंदर जो टर्मोइल चल रहा है, हमारे अंदर जो उथल पुथल हो रही है, उसी का रिफ्लेक्शन है नेचर। और जो सोसाइटल चेंजेस हो रहे हैं, समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो ही नेचर है, वो उसी का प्रतीक है। देयर वॉज ऑल्सो फैसिनेशन विद मिडिवलिज्म एंड द पास्ट। अब जैसे हमने बताया कि पास्ट से बड़ा वो था इनको प्यार, ठीक है, तो मिडिवलिज्म से भी प्यार कह सकते हैं आप उसे, क्योंकि ये जो मिडिल एज थी 13वीं और 14वीं शताब्दी, उसको लेकर ऑब्सेस्ड रहते थे कवि, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय द गॉथिक रिवाइवल, और ये गॉथिक रिवाइवल से इन्फ्लुएंस थे। तो जो गॉथिक लिखना, गॉथिक एक स्टाइल होता है, और जो हमारे किसी बैच में पढ़े हैं टीजीटी पीजीटी के, तो आपको पता है कि गॉथिक नॉवेल्स के बारे में, गॉथिक फिक्शन के बारे में हमने आपको बताया हुआ है। तो जिसको नहीं पता वो पढ़ लीजिएगा आज। तो गॉथिक रिवाइवल हुआ था उस दौर में, उससे ये बहुत इन्फ्लुएंस हुए, तो इसलिए हमेशा अतीत में खोए रहते थे। 13th-14th सेंचुरी के स्टाइल्स को दोबारा से लिखा करते थे विक्टोरियन पोएट्स। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक कविता है द लेडी ऑफ शैलेट, पढ़ी होगी आप सब लोगों ने, ड्रॉज ऑन आर्थरियन लेजेंड। ये आर्थरियन लेजेंड पर आधारित है, एक किस्सा है, ठीक है, उस एज का, एज ऑफ आर्थर का, उस पर आधारित एक कविता है, ठीक है। तो पास्ट में मिडिवलिज्म, ठीक है, बहुत फोकस रहता था और नेचर पर बहुत फोकस रहता था, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स और हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक है विक्टोरियन पोएट्री का, वो है रिलीजियस डाउट एंड फेथ, ठीक है। राधे कृष्णा अर्जुन, गुड इवनिंग सीता। रिलीजियस डाउट एंड फेथ, द एराज साइंटिफिक एडवांसमेंट्स। अच्छा, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इतना इम्पॉर्टेंट है, हमने क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट भी रहे तो वहाँ पर भी पढ़ा, ठीक है, चर्च हिस्ट्री और द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। तो ये जो दौर था ना विक्टोरियन एरा वाला, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग दौर है, सिर्फ लिटरेचर के लिए नहीं, हर एस्पेक्ट में। अगर आप इंग्लैंड या इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, या उसके जानकार हैं, या उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो विक्टोरियन एरा जो है ये बहुत बहुत प्यारा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सब कुछ हुआ है। उसमें जो सबसे फैसिनेटिंग बात थी हमारे लिए पर्सनली, वो यही वाली थी, रिलीजियस फेथ और उनका डाउट। क्योंकि भैया चारों तरफ साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहा था, और जो कुछ भी बाइबल में लिखा था, ठीक है, धार्मिक किताबों में लिखा था, साइंस उसको फैक्ट देकर झुटला रही थी, ठीक है। सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। बाइबल बोल रही है कि ईश्वर ने एडम और ईव को बनाया, ठीक है, द फर्स्ट वुमन एंड द मैन, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। हमने वो कहानी पैराडाइज लॉस्ट में पढ़ी है, एडम और ईव वाली। हर एक इंसान को उस कहानी पर विश्वास था, बाइबल में लिखी थी। भैया डार्विन की थ्योरी आ गई, डार्विन ने बोला कि नहीं भैया ऐसे नहीं होता, ठीक है, इवोल्यूशन हुआ, जो जन्म है इस पृथ्वी पर वो पनपा पानी में, फिर वो ज़मीन पर आए, यानी कि मछली बनी पहले, सबसे पहले, उसके बाद वो पानी पर चलने लगी होगी, ठीक है, धीरे धीरे, फिर वहाँ से एवोल्यूशन होते होते वो बंदर बने, बंदर से इंसान बने। वो पूरा एवोल्यूशन थ्योरी जो हमने पढ़ी हुई है 9th-10th में, वो वाली थ्योरी दे दी। और ये जो बात वो हो गई, झूठी साबित हो गई बाइबल की। ये एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं। जैसे बाइबल में लिखा है कि द अर्थ इज़ फ्लैट, ठीक है, तो वो बात झूठी साबित हुई, क्योंकि दुनिया गोल साबित हो गई कि दुनिया तो गोल है भैया। तो कई सारी बातें थी जो माइथोलॉजिकली और रिलीजियसली
साइंस जो है उसको गलत साबित कर रही थी। द एरा साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, इस एरा के जो साइंटिफिक एडवांसमेंट थे जैसे कि डार्विन की जो थ्योरी एवोल्यूशन की, लेड टू रिलीजियस स्केप्टिसिज्म, इससे धार्मिक संदेहवाद पैदा हुआ। स्केप्टिज्म का मतलब लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगे, ठीक है, कि भैया नहीं 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 नहीं, ठीक है, ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही हमें जो लिखी हुई है बाइबल में। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन साइंस एंड फेथ, साइंस और फेथ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया। अब इसके एक एग्जाम्पल मैथ्यू आर्नोल्ड हैं, ठीक है। मैथ्यू आर्नोल्ड इसी वजह से मुझे पसंद भी हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड की एक कविता है डोवर बीच, आप लोगों ने पढ़ी होगी, एक्सप्लोर्स द लॉस ऑफ फेथ इन द मॉडर्न वर्ल्ड। उसमें वो आधुनिक दुनिया में जो फेथ खो दिया है लोगों ने, जो क्रिश्चियनिटी से दूर हो गए लोग, उसके ऊपर चिंता व्यक्त करते हैं। इसी वजह से वो अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि करने दो जो भी कर रही है दुनिया, तुम्हें और मुझे एक दूसरे के प्रति सच्चा रहना है बस, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी उस दौर की, विक्टोरियन दौर की। और विक्टोरियन एरा में ये बहुत प्रोमिनेंट हो गई थी, लेकिन इससे पहले से थी। जैसे गैलीलियो गैलीली को तो मार दिया गया था इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, और पृथ्वी जो है वो चक्कर काट रही है सूरज की, सूरज चक्कर नहीं काट रहा है। उनको तो मार दिया गया था, ठीक, चर्च ने मार दिया था उन्हें कि आप ब्लास्फेमियस बात कर रहे हैं, ईश्वर के खिलाफ बोल रहे हैं आप। तो साइंस का और फेथ का जो ये पूरा झगड़ा है ये बहुत पुराना है, लेकिन ये प्रोमिनेंट होता है इस दौर में आकर, ठीक है। और लोगों के अंदर वो संदेह होना शुरू होता है कि ओके, इफ देयर इज गॉड और नॉट, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो की कैरेक्टरिस्टिक है दूसरा, वो है एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। ऊपर भी बताया हमने कि विक्टोरियन एरा में कवियों ने बहुत ही अलग अलग स्टाइल्स और अलग अलग फॉर्म्स का यूज़ किया कविताएं लिखने के लिए। ऐसा नहीं है कि एलिजाबेथन एरा की तरह सारे ही सोनेट लिख रहे हैं, मोस्टली नहीं, इन्होंने सब कुछ लिखा। इन्होंने सोनेट्स लिखी, इन्होंने बैलेट्स लिखी, इन्होंने लिरिक्स लिखी, इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखे। तो इन्होंने डाइवर्सिफाई किया, और ख़ास तौर से जो सबसे ज़्यादा लिखा गया इस दौर में वो ड्रामेटिक मोनोलॉग ही था, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। जी भैया, विक्टोरियन पोएट्स एक्सपेरिमेंटेड विद वेरियस फॉर्म्स। विक्टोरियन कवियों ने अलग अलग फॉर्म्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, इंक्लूडिंग द ड्रामेटिक मोनोलॉग, जिसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग शामिल है, विच अलाउज द पोएट टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट्स। इसमें क्या हुआ कि कवियों को एक ताकत मिली और उन्होंने साइकोलॉजिकल स्टेट्स पर बातें कहना शुरू करी कि मेरे मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है वो मैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के जरिए ही बता सकता हूँ, है ना। मोरल डिलेमाज जो मेरे अंदर चल रहे हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, थ्रू अ सिंगल स्पीकर। ड्रामेटिक मोनोलॉग आप जानते हैं कि सिंगल स्पीकर बात करता है स्टेज के ऊपर। कि इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट डच इज एक पोएम है, बहुत ही प्यारी। ये एक प्राइम एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म का, जिसमें जो डच है जिसमें जो ड्यूक है वो अपनी डचेस के बारे में एक रिप्रेजेंटेटिव को बताता है, ठीक है, कि ये जो तुम्हें पेंटिंग नज़र आ रही है कि ये मेरी एक्स वाइफ की है, ये बहुत हंसती खेलती रहती थी, लोगों से बात करती थी, किसी से के सामने भी मुस्कुरा लेती थी, फिर बाद में बताता मैंने इसे मार दिया, है ना। तो वो ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है। तो विक्टोरियन एरा में ड्रामेटिक मोनोलॉग्स बहुत ज़्यादा लिखे गए, बहुत ही प्रोमिनेंटली लिखे गए। चलिए, ये तो हो गई की कैरेक्टरिस्टिक्स इस दौर की कविताओं की, पोएट्री की। अब बात करते हैं इस दौर के कवियों और उनकी रचनाओं की। पहले तो हम कुछ नाम ऐसे ही पढ़ेंगे, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे 2-4 लोगों को, ठीक है भैया। विक्टोरियन एरा के बहुत बड़े कवि हैं एल्फ्रेड लॉ टेनिसन, 1809 से 1892, ठीक है। थीम्स, किन किन थीम्स पर लिखते थे भाई? माइथोलॉजी पर लिखते थे, मिडिवलिज्म पर लिखते थे, पर्सनल लॉस पर लिखते थे और सोशल मुद्दे उठाते थे। की रचनाओं में शामिल है इन मेमोरियम, AHH पढ़ी होगी आपने एमए वगैरह में, द लेडी ऑफ शैलेट तो ज़रूर पढ़ी होगी, एमए सेकेंड ईयर में मैंने हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में देखी है इसे, ठीक है, और यूलिसिस भी, ठीक है। टेनिसन्स पोएट्री ऑफन रिफ्लेक्ट्स अ डीप मेलंकोलिया। टेनिसन की पोएट्री में आपको गहरी उदासी देखने को मिलती है, एक लॉन्गिंग, एक लालसा देखने को मिलती है पास्ट की, कंबाइंड विद एन एक्यूट अवेयरनेस ऑफ कंटेम्पररी इश्यूज। रहते तो पास्ट में है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बेखबर हैं, खबर सारी है कि समकालीन मुद्दे क्या हैं समाज के, ठीक है, तो उनके बारे में बात करते रहते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये भी बहुत महान आदमी इस एरा का। थीम्स, ह्यूमन साइकोलॉजी पर लिखी कविताएं,
हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स पर लिखी कविताएं, मोरल और एथिकल सवाल उठाए अपनी कविताओं में। की रचनाओं में शामिल है माई लास्ट डचेस, द बिशप ऑर्डर्स हिज टूम एट सेंट प्रेक्स्ट चर्च, और इसके अलावा द रिंग एंड द बुक। ये इनकी 3 मुख्य रचनाएं हैं। ब्राउनिंग्स यूज ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग अलाउज फॉर डीप साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एंड मोरल एम्बिग्यूटी। ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज़ करते थे, और ड्रामेटिक मोनोलॉग के स्टाइल ने, मुझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है, लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा मैं, मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग जो फॉर्म है उसने सबसे ज़्यादा मदद रॉबर्ट ब्राउनिंग की है, क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो वैसी थी ही नहीं कि वो डायलॉग फॉर्म में कोई कविता लिख सकते या बहुत ही इमेजिनेटिव होकर कोई कविता लिख सकते। ये हमेशा देखो, कुछ लोगों का जो मिजाज होता है वो होता है साइनिक, जिसमें वो दोष ढूंढता है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग थोड़े से वैसे थे, और अगर आप साइनिक हैं, दोषदर्शी हैं, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग से बेहतर कोई फॉर्म हो नहीं सकती आपके लिए लिखने के लिए, क्योंकि आप ये नहीं बताएंगे कि लड़की को क्या महसूस हो रहा है, लड़के को क्या महसूस हो रहा है। आप सिंगल स्पीकर लिखेंगे और अपने मन में जो आ रहा सब लिख देंगे। तो इससे क्या होता था, वो बहुत ही साइकोलॉजिकली एक्सप्लोर कर लेते थे मुद्दों को, ठीक है। और जो मोरल एम्बिग्यूटी है समाज की, ठीक है, जो नैतिक रूप से बटे हुए हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये करूँ, ये ना करूँ, वो उसको बहुत बेहतर तरीके से लिख पाते थे। इसके बाद जो तीसरा नाम है इस दौर का, वो है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, 1806 से 1861। ठीक है भैया, क्या लिखती थी एलिजाबेथ? थीम्स क्या थी कविताओं की? एक तो ये सोशल जस्टिस पर लिखती थी, लव पर और पर्सनल फ्रीडम पर। की वर्क्स क्या हैं? सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज एक इनकी रचना है, ऑरोरा ली इनकी एक रचना है, द क्राई फॉर द चिल्ड्रन सबसे फेमस रचना इनकी यही है, द क्राई फॉर द चिल्ड्रन। एलिजाबेथ्स पोएट्री ऑफन इंटरट्वाइंस पर्सनल एंड पॉलिटिकल थीम्स। इनकी कविताओं में प्रायः वो जोड़ देती थी अपने पर्सनल मुद्दे और राजनीतिक मुद्दों को। एडवोकेटिंग फॉर सोशल रिफॉर्म, ये समर्थन करती थी सामाजिक परिवर्तन का और महिलाओं के अधिकारों का। फिर आए मैथ्यू आर्नोल्ड, ये भी बहुत बड़ा नाम इस दौर का। थीम्स ये रिलीजियस डाउट पर लिखते थे, ठीक। मैथ्यू आर्नोल्ड की कविताएं आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो वो हमेशा डाउट में रहते थे कि लोग रिलीजन छोड़ दे रहे हैं, वापस आएंगे नहीं आएंगे क्रिश्चियनिटी में, पता नहीं दोबारा से कुछ होगा नहीं होगा, ठीक है। कल्चरल क्रिटिक थे ये, अपनी संस्कृति को क्रिटिसाइज करते थे और ह्यूमन आइसोलेशन पर लिखते थे। की वर्क्स में डोवर बीच इनकी एक कविता शामिल है, द स्कॉलर जिप्सी बहुत प्यारी पोएम है, और थायरसिस। आर्नोल्ड्स पोएट्री रिफ्लेक्ट्स अ डीप सेंस ऑफ मेलंकली। इनकी कविताओं में भी एक डीप सेंस ऑफ मेलंकली, उदासी नजर आती है, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चनिंग नजर आती है कि हमारा अस्तित्व क्या है, उसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं। मिररिंग द विक्टोरियन क्राइसिस ऑफ फेथ, इनकी कविताएं आईना हैं वो विक्टोरियन एरा का जो क्राइसिस ऑफ फेथ को लेकर कि ओ माय गॉड कि पता नहीं क्या होगा, ईश्वर सच भी है या नहीं है, क्रिश्चियनिटी सच भी है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो एक और शख्स हैं, फिफ्थ आदमी, ठीक है, और वो हैं क्रिस्टीना रोसेटी, 1830 से 1894। थीम रिलीजन, लव, डेथ और जेंडर रोल्स, ठीक है, इस पर लिखा गया। मेजर रचनाएं हैं गॉबलिन मार्केट और इन द ब्लीक मिडविंटर, ठीक है, और रिमेंबर बहुत फेमस पोएम है। रोसेटीज पोएट्री ऑफन एक्सप्लोर्स कॉम्प्लेक्स इमोशनल लैंडस्केप्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशनल लैंडस्केप्स को फॉलो किया जाता था पोएम्स में, और स्पिरिचुअल थीम्स पर लिखा जाता था। फोकस होता था फीमेल एक्सपीरियंस पर, ठीक है। तो गुड इवनिंग रूली, फीमेल एक्सपीरियंस पर कि महिलाओं के क्या अनुभव हैं किसी भी एक जगह को लेकर, किसी भी व्यक्ति को लेकर, ठीक है, उसके बारे में कविताएं लिखी गई। इसके बाद नेक्स्ट हैं जेरार्ड मैनली हॉपकिंस। थीम्स ये नेचर पर लिखते थे, रिलीजन पर लिखते थे और इंडिविजुअलिटी पर लिखते थे। की वर्क्स में विंडहोवर इनकी एक पोएम है, पाइड ब्यूटी इनकी पोएम है, और गॉड्स ग्रैंडियोर इनकी पोएम है। हॉपकिंस इनोवेटिव यूज ऑफ स्प्रंग रिदम, एक स्प्रंग रिदम है, एक टाइप ऑफ रिदम होती है ये, वैसे बहुत ही लेंदी सा टॉपिक है, लेकिन हल थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। स्प्रंग रिदम एक रिदम है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, और इसमें
जो कवि है वो इस तरह के कॉनोटेशंस का यूज़ करता है और सिलेबल्स का यूज़ करता है कि आपको पोएम में जो लाइन है वो स्प्रिंग की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती हुई नज़र आती है, उसे स्प्रंग रिदम बोलते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जो स्ट्रेस सिलेबल होते हैं उनको एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद यूज़ करता है कवि, तो उससे वो ऐसा सेंस देती है पढ़ते वक्त कविता जैसे स्प्रिंग की तरह उछल रही हो। ठीक है, तो हॉपकिंस बहुत ही इनोवेटिवली यूज़ करते थे उसका, विविड इमेजरी यूज़ करते थे, हैड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न पोएट्री, और इसका बहुत सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हुआ है मॉडर्न पोएट्री पर। डिस्पाइट हिज वर्क गेनिंग रिकॉग्निशन पॉस्टमसली, बावजूद इसके इस आदमी को पहचान मरने के बाद मिली है। जीते जी अनजान रहा, मरने के बाद इनको पहचान मिली, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे कि ये भी हैं। कंक्लूजन देख लेते हैं। विक्टोरियन पोएट्री इज मार्क्ड बाय इट्स एंगेजमेंट विद कंटेम्प्रेरी इश्यूज। विक्टोरियन पोएट्री भरी हुई है, वो अपने समकालीन मुद्दों को उठाती है, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स का इस्तेमाल करती है, डीप इमोशनल और साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन करती है। द पोएट्स ऑफ दिस एरा रिफ्लेक्टेड एंड रिएक्टेड टू द रैपिड चेंजेस इन सोसाइटी। इस एरा के कवियों ने जो बहुत तेज़ी के साथ परिवर्तन हो रहे थे समाज में, उनके ऊपर लिखा। लिविंग अ रिच एंड डाइवर्स लेगेसी, अपने पीछे ये कवि छोड़कर गए एक रिच और विविधताओं से भरी हुई एक लेगेसी, विरासत, दैट कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस इंग्लिश लिटरेचर, जो अभी भी इंग्लिश लिटरेचर को इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, ये विक्टोरियन एरा से रिलेटेड दो पिक्चर्स हैं उस दौर के लोगों की, इस तरह से मर्द कपड़े पहनते थे, औरतें इस तरह से रहती थी। ठीक है, रिच कल्चर था भाई उस ज़माने का, बहुत ही रिच कल्चर। एक नया अमीर समाज उभरा था, हर कोई अमीर था, सबके पास पैसा था, तो एक्चुअली बहुत बेहतरीन पीरियड था वो, देखा जाए तो। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता था लोगों के मन में अलग अलग चीज़ों को लेकर, बट इट वॉज अ गुड पीरियड फॉर सोसाइटी। चलिए अब हम एक एक करके कुछ इम्पॉर्टेंट कवियों के बारे में पढ़ेंगे। ऊपर हमने 6-7 कवियों के नाम आपको बताया और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। अब उनमें से 1-2 कवि हम डिटेल्ड पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना होगा सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। सुनिएगा। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पैदा हुए 1809 को और इनकी मृत्यु होगी 1892 में। वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड पोएट्स ऑफ द विक्टोरियन एरा। ये विक्टोरियन एरा के सबसे रिनाउंड कवियों में से एक थे। ही हेल्ड द पोजीशन ऑफ पोएट लॉरिएट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये पोएट लॉरिएट रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन के, यानी कि शाही कवि आसान भाषा में, और आयरलैंड के ड्यूरिंग मच ऑफ क्वीन विक्टोरियाज राइन, क्वीन विक्टोरिया के राजकाल में ज़्यादातर समय। ठीक है, फ्रॉम 1850 1850 तक, 1850 से until his death in 1892, अपनी मौत 1892 तक। His work is characterized by its deep emotion। इनकी रचनाओं को आप ऐसे देख सकते हैं कि इसमें डीप इमोशन का इस्तेमाल करते हैं, वो रिच इमेजरी का यूज़ करते हैं, एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स थीम्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं, रेंजिंग फ्रॉम पर्सनल लॉस टू सोशल इश्यूज, अपने पर्सनल लॉस से लेकर सामाजिक मुद्दों तक सब पर लिखा है इन्होंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में पढ़ना। सबसे पहले अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। बॉर्न ऑन अगस्त 6, 1809, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई अब ये डेट्स रचनाओं की और मरने जीने की, क्योंकि यूजीसी नेट वाले सिर्फ यही पूछ रहे हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली लगा दो सबको, किसी राइटर की सारी रचनाओं को क्रोनोलॉजिकल लगा दो। ठीक है, ये कुछ कवि हैं इस एज के, कौन कब पैदा हुआ क्रोनोलॉजिकली लगा दो। भाई कई सारे क्वेश्चन थे कल वाले एग्ज़ाम में, कल था या परसों था जब भी एग्ज़ाम था वो। ठीक है, तो भैया आप ये डेट याद करिए, रटिए इन्हें। तो 6 अगस्त 1809 को ये पैदा हुए सॉम्बर्सबाई नाम की एक जगह, लिंकनशायर नाम के प्रांत इंग्लैंड में। टेनिसन वॉज द 4th of 12 चिल्ड्रन। ये चौथे थे 12 बच्चों में, एक लार्ज अनट्रबल्ड फैमिली में। ठीक है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ज़िंदगी का एक बहुत अहम पार्ट ये भी है कि वो बहुत अनहेल्दी परिवार में पैदा हुए थे। ठीक है, इनके जो पापा थे क्लर्जीमैन थे, पादरी थे, स्ट्रगल्ड विद अल्कोहलिज्म एंड मेंटल इलनेस, शराब पीने की आदत थी। ठीक है, और मेंटल इलनेस से पीड़ित थे, डिप्रेशन के शिकार थे।
ही बिगेन राइटिंग पोएट्री एट एन अर्ली एज, बहुत छोटी उम्र में पोएट्री लिखनी शुरू की थी इन्होंने, एंड पब्लिश्ड हिज फर्स्ट कलेक्शन, इन्होंने अपनी पहली कलेक्शन छापी थी जिसका नाम था पोएम्स बाय टू ब्रदर्स, और ये उन्होंने अपने भाई चार्ल्स के साथ मिलकर लिखी थी 1827 में। ही अटेंडेड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, बाद में ट्रिनिटी कॉलेज गए कैम्ब्रिज, वेयर ही बिकेम पार्ट ऑफ द लिटरेरी क्लब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पर वो एक लिटरेरी क्लब का हिस्सा बने। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि किस क्लब के हिस्सा थे ये, एपोस्टल्स करके। एंड फॉर्म्ड अ क्लोज फ्रेंडशिप विद आर्थर हेनरी हेलम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये क्योंकि इनकी मौत झकझोर कर रख देगी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को, ठीक है। और फिर वो कई कविताएं लिखेंगे अपनी इस दोस्त की मौत पर। आर्थर हेनरी हेलम से दोस्ती होती है यहाँ पर इनकी। हुज अनटाइमली डेथ प्रोफाउंडली अफेक्टेड टेनिसन वर्क, इनकी समय से पहले मौत ने टेनिसन की रचनाओं को बहुत प्रभावित किया। मेजर वर्क्स एंड थीम्स की बात करते हैं। सबसे पहले इन मेमोरियम AHH, तो AHH का मतलब आप समझ गए होंगे अब, आर्थर हेनरी हेलम, ठीक है, उनकी याद में। ये किताब का नाम है 1850 में छापी गई। ये एक लॉन्ग एलिजी थी, ठीक है, एक शोक गीत था, लंबी कविता है बहुत। रिटन इन मेमोरी ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम, जो लिखी गई है इनके क्लोज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम की मौत पर। गुड इवनिंग कीर्ति। थीम क्या थी? ग्रीफ, गम हो रहा है। फेथ, इमोर्टैलिटी, ठीक है, अमरत्व, ऑन द स्ट्रगल विद रिलीजियस डाउट, ठीक, इन द फेस ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस। एक तरफ साइंस प्रोग्रेस कर रखी है और दूसरी तरफ हमारे अंदर डाउट पैदा हो रहे हैं धर्म को लेकर। नोटेबल फॉर इट्स फ्रेज, बहुत फेमस है इस पोएम की, एक बहुत फेमस लाइन है कि इट इज़ बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। बहुत हिट करती है लाइन एक पर्टिकुलर एज पर जाकर, ठीक है, खासतौर से हमारी जनरेशन को, और जो हमसे नेक्स्ट जनरेशन जिसे हम जेन ज़ी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बहुत अच्छा, बेहतर है कि कोई आपसे प्यार करे और वो आप उसे खो दें, इससे तो बेहतर है कि कोई आपको प्यार ही ना करे, ठीक है। इसके अलावा इनकी बहुत फेमस पोएम है, मुझे बहुत पसंद है पोएम, द लेडी ऑफ शैलेट, 1832 और 1842, दो वर्जन इसके आए थे। ये एक नरेटिव पोएम है, आर्थरियन टाइम्स में सेट है, बहुत पुराने ज़माने में सेट की गई पोएम है। थीम है इसकी आइसोलेशन, ठीक है, अलगाव, द रोल ऑफ द आर्टिस्ट, किसी कलाकार की भूमिका, एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्ट एंड लाइफ, और जीवन और कला के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक इसकी थीम है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ वुमन कर्स्ड टू लिव इन अ टावर, कहानी घूमती है एक महिला के इर्द गिर्द जो श्रापित है कि उसे एक टावर में रहना है। व्यूइंग द वर्ल्ड ओनली थ्रू अ मिरर, और वो दुनिया को सिर्फ एक शीशे से दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा यूलिसिस, ये तो बहुत ही फेमस है यूलिसिस, तो 1842, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का उदाहरण है, स्पोकन बाय द लेजेंडरी हीरो यूलिसिस। और बोल कौन रहा है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग? एक लेजेंडरी हीरो यूलिसिस, जिसे ऑडिसियस भी बोलते हैं। एज ए रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज पास्ट एडवेंचर्स, वो अपने अतीत में किए गए एडवेंचर्स पर रिफ्लेक्टिंग कर रहा है और अपनी डिज़ायर बता रहा है, तो कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग, कि मुझे अभी भी आगे बढ़ना है, मुझे अपनी भैया बोट लेकर निकलना है, ठीक है। थीम, द क्वेस्ट फॉर नॉलेज, थीम क्या है कि उसको ज्ञान चाहिए, ज्ञान के पीछे भागना है। रेस्टलेसनेस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, इंसानी स्पिरिट में एक बेचैनी है, बहुत कम लोगों में होती है लेकिन है, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, आई हैव दैट बेचैनी। और कई सालों तक हमने एक वर्ड ढूंढा था इसके लिए कि क्या बोलते हैं इस फीलिंग को, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो हमने वो वीडियो भेजी थी टेलीग्राम ग्रुप पर कि नोवर्ट्यूरेंट किसे बोलते हैं, तो पता नहीं आप में से कितने लोगों ने उसे देखी है उस वीडियो को, ठीक। तो वही वाले लोग होते हैं रेस्टलेस जो होते हैं, तो सेम वैसे ही थे हमारे कवि अल्फ्रेड, और जो इसमें ऑडिसियस का कैरेक्टर है वो भी ऐसा ही था, उसको भी वैसे ही दिखाया गया था। तो जो लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं, जो नोवर्ट्यूरेंट हैं, वो हमेशा बेचैन रहते हैं, उन्हें लगता है कि दुनिया में उनके बिना बहुत कुछ हो रहा है जिसके वो पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से ही लोग घर में नहीं बैठना चाहते, इन्हें घूमना है, ठीक है। मेरे जैसे लोग जो हैं, हमें ऐसा लगेगा कि यार बताओ, उज़्बेकिस्तान एक जगह है, वहाँ पर इंडिया से अलग बिरयानी बनती है, हमने खाई नहीं, बताओ यार, ऐसे ही मर जाएंगे बिना खाए, बेचैन, लेकिन नहीं जाना उज़्बेकिस्तान, वहाँ पर जाके उनको क्यूजीन ट्राई करना है,
ठीक है, कि बताओ लाओस में एक जगह है, वहाँ पर भिक्षु निकलते हैं सुबह को भीख मांगने के लिए, बहुत बहुत भिक्षु, और लोग सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं और स्टिकी राइस देते हैं दान में। और मुझे देखना है भाई, मुझे जाके देखना है, सुबह को 4 बजे उठूँगा, लाओस जाऊँगा और वहाँ देखूँगा जाके कि कैसे भिक्षु निकलते होंगे सड़कों पर भिक्षा मांगने। ये रेस्टलेसनेस जो है ना इस ह्यूमन स्पिरिट की, उसको बहुत खूबसूरती से इसमें लिखा गया है। एजिंग ऑन मॉर्टेलिटी पर है इस लिखी हुई है। फेमस लाइन, बिल्कुल लास्ट लाइन इस पोएम की है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। ये अपने साथी नाविकों से बोलता है जो बूढ़े हैं कि बस कोई बात नहीं, स्ट्राइव करो, सीख करो, ढूंढो और झुको मत, वोट लेके निकल लो। इसके अलावा इनकी एक और फेमस पोएम है, ये एक्चुअली कलेक्शन ऑफ पोएम है, आइडल्स ऑफ द किंग 1859 से 1885, अ सीरीज ऑफ 12 नरेटिव पोएम्स। ये 12 नरेटिव लंबी कविताओं का संग्रह है। ठीक है, वॉइस को क्या हुआ, वॉइस नहीं आ रही क्या भैया? अर्जुन हेलो हेलो हेलो, नहीं वॉइस तो ठीक है, वॉइस को क्या हुआ, वॉइस नहीं आ रही क्या भैया? ठीक है, तो ये 12 कविताओं का संग्रह है, रिटेलिंग द लेजेंड ऑफ किंग आर्थर। इसमें राजा आर्थर के किस्से हैं, एंड द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल, और राउंड टेबल के जो नाइट्स हैं उनके। थीम्स शिवेलरी पर लिखी गई है, ऑनर पर, द राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताएं किस तरह से उनका उदय होता है, किस तरह से उनका पतन हो जाता है, मोरल इंटेग्रिटी पर। द पोएम्स रिफ्लेक्ट विक्टोरियन आइडियल्स, इसमें जो विक्टोरियन एरा के आइडियल्स हैं, आदर्श हैं, जिनका जिक्र हमने किया था कल, और जो एंजाइटीज़ हैं इस दौर की, उनको रिफ्लेक्ट करती है थ्रू द लेंस ऑफ आर्थरियन लेजेंड, आर्थरियन लेजेंड के नज़रों से, किंग आर्थर के ज़माने के नज़रों से। इसके अलावा इनकी एक और रचना है लॉक्सली हॉल 1842, ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, इन विच द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज लॉस्ट लव। इसमें स्पीकर जो है वो खोए हुए प्यार और समाज में परिवर्तनों के बारे में बात कर रहा है। थीम है प्रोग्रेस, सोसाइटल चेंज, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड इनोवेशन। ठीक है, फेमस लाइन है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड लेट अस रेंज, लेट द ग्रेट वर्ल्ड स्पिन फॉर एवर डाउन द रिंगिंग ग्रूव्स ऑफ चेंज। ठीक, इसको तय, इस बात को वो एक्सेप्ट करता है लास्ट में कि परिवर्तन जो है, चेंजेस जो है समाज का, वो हिस्सा है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट देम एज इट इज। आप उनके खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है ट्रेडिशन एंड इनोवेशन के बीच में, वो बहुत खूबसूरती से इसमें लिखा है। और समझदार आदमी वही है जो मान ले इस बात को कि हाँ चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, अब आप अड़े रहोगे कि नहीं भैया हमारे घर की लड़कियां नौकरी नहीं करेंगी, ठीक है, हमारी परंपरा है। ठीक है, लेकिन इनोवेशन ये है कि महिलाएं वर्क स्पेस में ना केवल रिक्वायर्ड हैं बल्कि उनका अधिकार भी है अब। ठीक है, तो अब उसे अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, बट अदरवाइज वो चेंज आपको बुरे लगेंगे कि ये क्या हो रहा है। जैसे हम देखते भी हैं कुछ अंकल्स को अपने आसपास, जो काम करने वाली लड़कियों को, ठीक है, या वेस्टर्न कपड़े पहनने वाली लड़कियों को बहुत ही क्रिटिकल नज़रों से देखते हैं कि हाय बर्बादी है ना, बिल्कुल वैसा। चलिए, स्टाइल एंड इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। लैंग्वेज एंड इमेजरी, टेनिसन्स पोएट्री इज नोन फॉर इट्स म्यूजिकल क्वालिटी। टेनिसन की पोएट्री अपनी म्यूजिकल क्वालिटी के लिए जानी जाती है, विविड इमेजरी के लिए जानी जाती है, मैटिकुलस क्राफ्टमैनशिप के लिए जानी जाती है, बहुत ही मैटिकुलसली, खूबसूरती से। ठीक है, ऐसे लगता है जैसे कलाओं को बिल्कुल उकेरा गया हो। ही ऑफन एम्प्लॉयड ब्लैंक वर्ड्स, ये प्रायः ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ करते थे। एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट पोइटिक फॉर्म्स, और अलग अलग पोइटिक फॉर्म्स में लिखा है इन्होंने। इमोशनल डेप्थ होती थी भाई इनकी कविताओं में। हिज वर्क्स फ्रिक्वेंटली डेल्व इनटू थीम्स ऑफ लॉस। इनकी रचनाओं में हमें प्रायः लॉस, लॉन्गिंग, लालसा, सर्च फॉर मीनिंग, ठीक है, कि इस बात का मतलब क्या है, और रेजोनेटिंग डीपली विद रीडर्स, इस मुद्दों पर लिखते थे। रीडर्स बहुत रेजोनेट करता था कि हाँ ये तो मेरे दिमाग में भी चल रहा है जो ये कह रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ विक्टोरियन कंसर्न्स, विक्टोरियन एरा की जो चिंताएं थी वो चिंताएं टेनिसन की कविताओं में नजर आती थी। टेनिसन्स पोएट्री रिफ्लेक्ट्स द ब्रॉडर कंसर्न्स ऑफ द विक्टोरियन एरा, इंक्लूडिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन,
साइंस और रिलीजन के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इनकी कविताओं में नज़र आता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वो इनकी कविताओं में नज़र आता है, और जो सोशल प्रोग्रेस के लिए क्वेस्ट है कि मुझे सामाजिक तरक्की करनी है सामाजिक रूप से, वो इनकी कविताओं में नज़र आता है। लेगेसी, टेनिसन्स इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश लिटरेचर इज प्रोफाउंड। इनका इंग्लिश लिटरेचर पर प्रभाव बहुत बड़ा है। ही वॉज एडमायर्ड बाई हिज कंटेम्प्रेरीज, इनके समकालीन जो राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, वो बहुत एडमायर करते हैं टेनिसन को। एंड हैज़ कंटिन्यूड टू बी स्टडीड एंड अप्रिशिएटेड, इन्हें अभी भी पढ़ा जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, जो इनके कॉन्ट्रीब्यूशन योगदान है पोइट्री को, उनके लिए। लेटर लाइफ एंड डेथ के बारे में पढ़ लेते हैं। टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन 1850, 1850 में पोएट लॉरेट बनाए गए थे, सक्सीडिंग विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ को इन्होंने सक्सीड किया था, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ पद से हटे, उसके बाद ये आए। ही वॉज मेड अ बैरन इन 1884, इन्हें बैरन बनाया गया था 1884 में। अब आपके मन में ये सवाल पता नहीं उठा कि एल्फ्रेड टेनिसन नाम है, ये लॉर्ड कहाँ से आ गया। अब लॉर्ड तो भैया लॉर्ड का बेटा बनता है। मैं ड्यूक हूँ, मेरा बेटा ड्यूक बनेगा। मैं लॉर्ड हूँ, मेरा बेटा लॉर्ड बनेगा। मैं बैरन हूँ, मेरा बेटा बैरन बनेगा। मैं आइल हूँ, मेरा बेटा आइल बनेगा। मैं अर्ल हूँ, मेरा बेटा अर्ल बनेगा। मैं राजा हूँ, मेरा बेटा राजा बनेगा। ये सिंपल लॉजिक था समाज को चलाने का उस दौर में, ठीक है। लेकिन दो तरीके होते थे, हमने जिक्र किया हुआ है पहले, ठीक है। गुड इवनिंग सीता, वहीं आ रहे हैं कि बैरन क्या होता है। दो तरीके होते थे कुलीन वर्ग का हिस्सा बनने के लिए। तो बैरन सीता एक एरिस्टोक्रेटिक पोस्ट है, ठीक है, कुलीन वर्ग का एक पद है, और ये सेना से संबंधित कामों के लिए बनाया जाता था बैरन। जैसे ड्यूक होता है, जैसे अर्ल होता है, जैसे लॉर्ड होता है, ठीक है। तो उस तरह से ही बैरन होता है। अब दो तरीके होते थे। अगर आप आम आदमी हैं, पूरी जिंदगी आम आदमी बनकर मर जाएंगे आप, ठीक है, ड्यूक नहीं बन पाएंगे। दो वजहें हैं, सिर्फ दो तरीके हैं बनने के। या तो आप कुलीन वर्ग के किसी शख्स से शादी कर लें, ठीक है, ड्यूक से शादी कर लें आप, तो आप डचेस बन जाएंगी। किसी लेडी से शादी कर लें, आप लॉर्ड बन जाएंगे, ठीक है। किसी प्रिंसेस से शादी कर लें, आप प्रिंस बन जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका एक ये था कि राजा जो है, क्राउन जो है, ठीक है, राजा या रानी जो क्राउन है, जिसके सर पर ताज है, वो डिक्री लिखे आपके लिए, डिक्री कहते हैं शाही आदेश को, वो शाही आदेश लिखकर आपको बैरन बनाए। तो इतिहास में चुनिंदा हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको डायरेक्ट ड्यूकशिप दी गई, जिन्हें डायरेक्ट बैरन बनाया गया राजा के द्वारा, रानी के द्वारा। उसमें से एक लॉर्ड टेनिसन भी हैं, ठीक है। तो इनको बैरन बनाया गया 1884 में, तब से ये एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बने, ठीक है। ही कंटिन्यूड टू राइट एंड पब्लिश पोएट्री अंटिल हिज डेथ, अपनी मौत तक लिखते रहे, अक्टूबर 6, 1892 तक। ही वॉज बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबी, ये वेस्टमिंस्टर एबी में दफनाए गए पोएट्स कॉर्नर नाम की एक जगह पर, ठीक है। आ टेस्टामेंट टू हिज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, ये टेस्टामेंट है, ठीक है, कि कितना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा है इंग्लिश लिटरेचर पर लॉर्ड टेनिसन का। तो ये जो पोएट्स कॉर्नर है ना, बस ये हमारी लिस्ट में बहुत ऊपर है, यहाँ जाना है हमें, ठीक है। गुड इवनिंग राधा। टेनिसन रिमेन्स अ सेंट्रल फिगर इन विक्टोरियन लिटरेचर, टेनिसन अभी भी एक सेंट्रल फिगर है विक्टोरियन लिटरेचर के। सेलिब्रेटेड फॉर हिज एबिलिटी टू कैप्चर द कॉम्प्लेक्सिटीज़, सेलिब्रेट किया जाता है कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस की, इंसानी अनुभवों की, उसको बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं। एंड द स्पिरिट ऑफ हिज एज थ्रू हिज पोइटिक वर्क्स, और अपने पोइटिक वर्क से अपने ज़माने की स्पिरिट को पकड़ लेते हैं। तो टेनिसन महान कवि हैं भाई विक्टोरियन एरा के, नो डाउट, ठीक है। अब अगला जो कवि हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो आपकी मंडे को है। मंडे से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, सारी क्लासेस रिमेन कर रहे हैं हम, ऑनलाइन बैचेस की भी, एलटी का जो टीजीटी का और पीजीटी का जो बैच चल रहा है रात को, वो 3 से 4 जो TSS टीजीटी का बैच है, वो सारी क्लासेस आपकी मंडे से इंटैक्ट होंगी। हाँ, इनका सीक्वेंस है सीता, बिल्कुल सीक्वेंस है इनका। तो सीक्वेंस ऐसे है, सबसे पहले किंग है, उसके बाद प्रिंस है, ठीक है, उसके बाद ड्यूक है, उसके बाद अर्ल है, फिर ड्यूक है, हाँ, फिर उसके बाद अर्ल है, उसके बाद आइल है, ठीक है,
और जो बैरन्स होते हैं ये बिल्कुल अलग होते हैं, ये इस वाली उसमें नहीं आते, बैरन बिल्कुल अलग हैं, ये सेना से शुरू होते हैं, ठीक है। तो बैरन अगर देखा जाए तो एक्चुअली ड्यूक के बराबर बैठेगा पद उसमें, लेगेसी में। बाय ज़ारा। यूके लेक्चर का राधा समझा नहीं मैं आपकी बात। ये सही वो है इसका सीक्वेंस जो हमने कमेंट किया है, ड्यूक, मार्क्वेस, अर्ल, विस्काउंट और बैरन। हाँ मिलेगा ऑब्वियसली, गूगल पे क्या नहीं मिलता। अच्छा उत्तराखंड लेक्चर के लिए अब उसका कोई बैच नहीं है राधा, तो उसका तो सिलेबस भी नहीं पता मुझे एक्चुअली कि क्या उसमें पूछा जा रहा है। देखते हैं उसमें क्या पूछा जा रहा है उत्तराखंड में। अगर आपके पास सिलेबस हो रहा था तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, व्हाट्सअप नंबर मैं टाइप कर रहा हूँ, फिर हम बताते हैं आप क्या कर सकती हैं।